Hello everybody. We are going to talk about logical reasoning problems in this video today. Logical reasoning problems appear in most competitive exams for MBA entrance or for government jobs. If you learn few techniques to attempt the questions and practice them well, then you will be able to score maximum marks in this section. And there are many types of questions in this section. So for example, one type is sequencing problem. So let's see कि sequencing problems कैसे solve करते हैं. So first of all, read the question very carefully, and this is true for every logical reasoning problem. आपको हर question को properly read करना है, अच्छी तरह से read करना है, because there is lot of information which is given in the question. बहुत सारी information होती है question में. अगर आप उसको ठीक से पढ़ेंगे, ठीक से देखेंगे, तो आपको question solve करने में आसानी होगी. टिपिकली सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप एक सिंगल रो टेबल बना सकते हैं, जैसे मैंने स्क्रीन पे राइट साइड में दिखाया हुआ है. If you make a single row table, then it becomes easier to solve the problem. Then left to right, इस टेबल में हम left to right या तो increasing order या decreasing order में information fill करते हैं. So for example, ये टेबल weight के लिए बनाई है कि हमें यहाँ पर लोगों को weight के हिसाब से allot करना है. So lightest लेफ्ट हैंड साइड में दिखाया है और हेवीएस्ट वेट राइट हैंड साइड में दिखाया है. सो जो सबसे लाइट होगा उसको हम लेफ्ट हैंड साइड बॉक्स में फिल करेंगे. जो इंसान सबसे हैवी होगा उसको हम टुवर्ड्स द राइट ऑफ द टेबल हम अलॉट करेंगे. Then each box of the table is filled based on the information given in the question. So जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई हो उसके बेसिस पे हम हर बॉक्स को फिल करेंगे. सो अगर कहीं पे इंफॉर्मेशन दी है कि ये इस बॉक्स में ये नहीं आ सकता तो वी विल कट इट. अगर कहीं बताया है कि कोई सबसे हैवीएस्ट है या सबसे लाइटेस्ट है तो हम उसको उस बॉक्स में फिट करेंगे. वी विल सी सम ऑफ द क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स. नो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें बताया है कि सेकंड और लास्ट नंबर पे डी नहीं आ सकता, ना वो हैवीएस्ट है ना वो सेकंड लाइटेस्ट है, जबकि सी इन बिटवीन है और ए और ई की पोजीशन भी डिफाइन है. सो लेट्स से ये कोई एक क्वेश्चन है जिसमें इस तरह की इंफॉर्मेशन दी हो तो हम बॉक्सेस को उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से फिल करेंगे. अच्छा, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको कंपैरिजन दिया है कि कोई किसी से बड़ा है, लंबा है, हैवी है या कोई चीज किसी से ज्यादा कॉस्टली है तो आप ग्रेटर देन साइन से उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल, इफ ए इज टॉलर देन बी तो हम लिख सकते हैं ए इज ग्रेटर देन बी. ए बी से लंबा है तो हम उसको ए ग्रेटर देन बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जस्ट फॉर कन्वीनियंस, ताकि हमें बहुत ज्यादा वर्ड्स नहीं लिखने पड़े और हम सिंबल्स में ही अपनी बात को इंडिकेट कर सकें व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम. ठीक इसका उल्टा भी, अगर यंगर है, कोई छोटा है, हल्का है या कोई चीज चीप है तो हम उसको लेफ्ट लेस देन साइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो इफ माय पेन इज cheaper than my brother's pen, then my pen less than my brother's pen. हम उसको less than sign से represent कर सकते हैं. Another thing which we can do to quickly solve the problem is to use the initials of the names. So अगर 5 या 6 नाम दिए हुए हैं आपको क्वेश्चन में तो आप उन 5-6 नामों को बार बार लिख करके अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा. तो उससे बेटर है कि आप हर नाम का इनिशियल यूज करें. किसी का नाम का पहला लेटर ए है, किसी का पहला लेटर बी है, किसी का पहला लेटर एन है, किसी का पहला लेटर एच है, तो आप उसको ए, बी, एन और एच से रिप्रेजेंट करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए. इससे आपको ज्यादा लंबे वर्ड्स नहीं लिखने पड़ेंगे, नामों को लिखना नहीं पड़ेगा और खाली इनिशियल्स लिख करके आपका काम चल जाएगा. नाउ दिस टेक्निक इज टू बी यूज्ड वेरी रेयरली. ये आपको जहां तक है अवॉइड करिए जो टेक्निक अब मैं बता रहा हूं कि आप रेंडमली एलोकेट करिए कुछ एंटिटीज को. अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं दी हुई है, सारी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो आप कुछ एंटिटीज को रैंडमली अलोकेट कर सकते हैं, कुछ लोगों को रैंडमली बॉक्सेस में अलोकेट कर सकते हैं और फिर बाकी की इंफॉर्मेशन से जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है उसके बेसिस पर बाकी के सारे बॉक्सेस फिल करिए. अगर सारे बॉक्सेस फिल हो जाते हैं और वो सारी इंफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है अगर वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन उन बॉक्सेस से सेटिस्फाई होती है तब तो ठीक है, अदरवाइज आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते. इस टेक्निक को बिल्कुल हम लास्ट में यूज करते हैं जब
हम किसी भी तरह से कोई भी बॉक्स फिल नहीं कर पा रहे हो, तब हम रैंडम एलोकेशन यूज करते हैं। अच्छा, देयर माइट बी क्वेश्चंस जहां पर आप सारी की सारी सीक्वेंस डिटरमाइन नहीं कर सकते, आप सारे बॉक्सेस को फिल नहीं कर सकते विद द गिवन इंफॉर्मेशन, बट डोंट वरी, हो सकता है कि आप उसके बावजूद भी आंसर दे रहे हैं। जैसे इसी एग्जाम्पल में जो हमने स्क्रीन पे दिया हुआ है लाइट और हैवी का, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हु इज द हैवीएस्ट, देन आई कैन टेल दैट ई इज द हैवीएस्ट, इवन दो मेरा फर्स्ट एंड फोर्थ बॉक्स अभी भी फिल्ड नहीं है, लेकिन मैं हैवीएस्ट बता सकता हूं कि हु इज द हैवीएस्ट, बिकॉज यहां पर ई इज क्लियरली द हैवीएस्ट। सो कई बार ऐसा होगा आप पूरी सीक्वेंस नहीं फिल कर पा रहे हैं, बट स्टिल आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। नाउ लेट्स लुक एट सम प्रॉब्लम्स। So first question is, 5 managers P, Q, R, S and T conduct interviews in a particular month, not necessarily in the same order. Exactly 2 managers conduct interviews after R and exactly 3 managers conduct interviews ahead of P. S is neither the second nor the last one to conduct an interview. If T conducts interview after Q, then who is the second manager to conduct an interview? अब ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। 5 मैनेजर्स हैं जो एक महीने में इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं, एग्जैक्टली 2 लोग आर के बाद इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं और एग्जैक्टली 3 मैनेजर्स टी से पहले इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। एस सेकेंड नंबर पे इंटरव्यू भी कंडक्ट नहीं करता और ना लास्ट नंबर पे इंटरव्यू कंडक्ट करता है। टी क्यू के बाद इंटरव्यू कंडक्ट करता है, तो हु इज द सेकेंड मैनेजर? सेकेंड मैनेजर कौन है जो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है? सो इस इंफॉर्मेशन को हम शॉर्ट में रिप्रेजेंट करेंगे और वी विल मेक अ टेबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो लेट्स से हमने ये 5 लोगों की एक टेबल बनाई, सिंगल रो टेबल, जिसमें 5 बॉक्सेस हैं। नाउ वी विल ट्राई टू फिल द नेम्स ऑफ दीज मैनेजर्स इन दीज 5 बॉक्सेस। इन 5 बॉक्स में हम इन मैनेजर्स के नाम फिल करेंगे एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन। इस टेबल में हम टाइम के हिसाब से इंफॉर्मेशन फिल करेंगे कि जिसने पहले इंटरव्यू लिया उसका नाम पहले आएगा, जिसने बाद में इंटरव्यू लिया उसका नाम बाद में आएगा। Now exactly 2 managers conduct interviews after R. अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय अपने नोटबुक में, अपने रफ कॉपी में ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, exactly 2 managers conduct interviews after R, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, राइट? इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम क्या कर सकते हैं? तो एग्जैक्टली 2 लोगों ने R के बाद इंटरव्यू कंडक्ट किया है, विच मीन्स ये 2 लोग होंगे जो R के बाद इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, एग्जैक्टली 2 लोग, तो R की पोजीशन यहां आएगी बीच में। अगर हम R को बीच में फिल करते हैं तो एग्जैक्टली 2 लोग उसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, राइट? सो R की पोजीशन फिक्स हो गई क्योंकि उसके बाद 2 ही लोग इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। नाउ अनदर इंफॉर्मेशन इज कि 3 मैनेजर P से पहले इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, राइट? सो P की पोजीशन हम इससे निकाल सकते हैं कि P यहां पर आएगा तभी उससे पहले 3 मैनेजर्स इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं। सो 1, 2 एंड 3 ये तीनों लोग इससे पहले इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं P से पहले, राइट? सो P की पोजीशन भी फिक्स हो गई। नाउ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज S ने ना तो सेकंड नंबर पे इंटरव्यू लिया और ना लास्ट में इंटरव्यू लिया, विच मींस S ना तो सेकंड नंबर के बॉक्स में आ सकता है और ना लास्ट बॉक्स में आ सकता है, राइट? सो S इन दोनों बॉक्सेस में पॉसिबल नहीं है आना, और ये दोनों बॉक्सेस R और P ने ऑलरेडी ले लिए हैं। So only box which is left for S is this, पहला बॉक्स ही बचा S के लिए, क्योंकि इन दोनों बॉक्सेस में S आ नहीं सकता, ये दोनों ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हैं। So only box left is first. So S ने सबसे पहले इंटरव्यू लिया, इस इंफॉर्मेशन से हमें ये पता चल गया। Now T conducts interview after Q. अब ये जो इंफॉर्मेशन है कि T ने Q के बाद इंटरव्यू कंडक्ट किया। अब हमारे पास 2 ही बॉक्सेस बचे हैं फिल करने के लिए, सेकेंड एंड फिफ्थ, राइट? सो अगर T बाद में इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है तो T बाद में आएगा और Q पहले आएगा, करेक्ट? रिमेंबर, इस सेंटेंस में ये नहीं लिखा है कि T ने Q के एग्जैक्टली बाद में कंडक्ट किया है। अगर T ने एग्जैक्टली बाद में कंडक्ट किया होता तो Q के तुरंत बाद T आता, या T से तुरंत पहले Q आता। यहां पर सिर्फ लिखा है T ने बाद में कंडक्ट किया। वो बाद में एक बाद भी हो सकता है, 2 लोगों के बाद भी हो सकता है, 3 लोगों के बाद भी हो सकता है, बट उसने बाद में कंडक्ट किया इंटरव्यू। सो इसीलिए Q यहां फिल हुआ, T यहां फिल हुआ। अब इस तरह से जब हमने सारे बॉक्सेस फिल किए तो सारी इंफॉर्मेशंस सेटिस्फाई हो रही हैं, सारी इंफॉर्मेशंस फुलफिल हो रही हैं जो भी उसमें क्वेश्चन में दी हुई हैं, राइट? सो हमारा क्वेश्चन था कि हु इज द सेकंड मैनेजर? नाउ Q इज द सेकंड मैनेजर, सो आवर आंसर वुड बी BQ.
Now let's look at the next question. Again 5 persons who are of different ages, अलग अलग एजेस के हैं, वो अपनी एज कंपेयर कर रहे हैं. B is younger than at least 3 persons. B कम से कम 3 लोगों से यंग है. And E is older than at least 1 person. E कम से कम एक आदमी से बड़ा है. A is not younger than E. A E से छोटा नहीं है. B is neither the oldest nor the youngest. B ना तो सबसे बड़ा है ना सबसे छोटा है. If C is older than A, अगर C A से बड़ा है, then who is the fourth youngest in the group? तो ग्रुप में fourth youngest कौन है? So again we make a single row table with 5 boxes. 5 लोग हैं तो हम 5 बॉक्स बनाएंगे और इस टेबल को हमने एज के हिसाब से बनाया है कि सबसे पहले सबसे बड़ा आएगा और लास्ट में सबसे छोटा आएगा. तो हम बड़े से छोटे की तरफ इस टेबल को फिल करेंगे एज के हिसाब से. नाउ द फर्स्ट इंफॉर्मेशन विच इज गिवन, अगेन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्टली फिल कर सकते हो. दिस इज ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन. बी इज यंगर देन एटलीस्ट 3 पर्संस. इट मींस कि बी कम से कम 3 लोगों से छोटा है. कम से कम 3 लोगों से, राइट? एग्जैक्टली 3 लोगों से नहीं, कम से कम 3 लोग. हो सकता है वो 4 लोगों से छोटा हो सकता है वो 3 ही लोगों से छोटा हो. तो इसका ये मतलब है कि बी पहले 3 बॉक्सेस में नहीं आ सकता, राइट? इन तीनों बॉक्सेस में बी नहीं आ सकता क्योंकि वो कम से कम 3 लोगों से छोटा है. तो वो कम से कम इन 3 लोगों से तो छोटा होगा. हो सकता है बी यहां आ जाए या हो सकता है बी यहां आ जाए. अगर वो सिर्फ 3 लोगों से छोटा होगा तो बी यहां आएगा. अगर वो 4 लोगों से छोटा होगा तो बी यहां आएगा. बट वो इन तीनों में से किसी में भी नहीं आ सकता. नाउ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज ई इज ओल्डर देन एट लीस्ट 1 पर्सन. इट मींस ई सबसे छोटा तो नहीं है, वो कम से कम एक आदमी से बड़ा है. वो हो सकता है 2 से बड़ा हो, 3 से बड़ा हो, 4 से बड़ा हो, बट वो कम से कम एक आदमी से बड़ा है. इसका ये मतलब वो यंगेस्ट नहीं है, सबसे छोटा नहीं है वो. सो ई कैन नॉट बी इन दिस लास्ट बॉक्स, राइट? नाउ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज which is given is E is not younger than E. अब E से छोटा नहीं है, राइट? क्वेश्चन में ये भी दिया है कि वो सब डिफरेंट एजेस के हैं. तो अगर A E से छोटा नहीं है और वो अलग अलग एज के हैं, इट मींस कि A E से बड़ा होगा. A is greater than E, राइट? A E से बड़ा है. अभी हम बता नहीं सकते वो किन बॉक्सेस में दोनों फिट होंगे, लेकिन हमें ये पता है कि A is greater than E. A इस इन बॉक्सेस में पहले आएगा, E बाद में आएगा. देन नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज B ना तो सबसे बड़ा है और ना सबसे छोटा है. B सबसे बड़ा नहीं है, ये तो हमें पहले से पता है, लेकिन B सबसे छोटा नहीं है, ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए नई है और हम इसको यहां पे मार्क कर देंगे. अब अगर आप देखें तो B इन 3 बॉक्सेस में भी नहीं आ सकता और B इस बॉक्स में भी नहीं आ सकता. सो ओनली बॉक्स लेफ्ट फॉर B इज दिस फोर्थ बॉक्स, which means B को हम यहां पर फिल कर देंगे. This is very clear from the information given. Next information जो दी है कि C is older than A. C A से बड़ा है. It means C is greater than A. I can represent it as C greater than A. इतना बड़ा सेंटेंस लिखने की बजाय मैं सिंपली C greater than A लिखता हूं तो मेरे लिए इजी रहेगा उसको समझना. अब अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करें, A ग्रेटर देन E एंड C ग्रेटर देन A, C A से बड़ा है, A E से बड़ा है. इट मींस C A से बड़ा है और A E से बड़ा है. C इज ग्रेटर देन A इज ग्रेटर देन E, राइट? सबसे बड़ा C है, फिर A है, फिर E है. इन तीनों में, करेक्ट? इन तीनों में C बड़ा है, फिर A है, फिर E है. अब हमें इन तीनों को इन बॉक्सेस में फिल करना है. ये इंफॉर्मेशन तो हमारे पास पहले से ही है कि लास्ट बॉक्स में E नहीं आ सकता. अब E यहां नहीं आ सकता तो E इन तीनों बॉक्सेस में से ही कहीं आएगा क्योंकि ये बॉक्स तो ऑलरेडी B ने ले लिया है. अब अगर E को मैं यहां फिल करता हूं तो C और A यहां फिल हो जाएंगे, लेकिन अगर मैंने E को यहां फिल किया सेकंड बॉक्स में तो C और A के लिए जगह नहीं बचेगी. तो इसीलिए E थर्ड बॉक्स में आएगा और C और A फर्स्ट सेकंड बॉक्स में आ जाएंगे. ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि E यहां नहीं आ सकता, तो E को हमें यहां फिट करना पड़ेगा और C और A यहां आ गए. अब खाली एक ही बचा और एक ही बॉक्स है और एक ही इंसान बचा है जो कि अभी तक हमने फिल नहीं किया है, विच इज D. तो D को हम लास्ट बॉक्स में फिल कर देंगे. नाउ जब हमने ये पांचों बॉक्सेस फिल किए तो सारी की सारी इंफॉर्मेशंस
जितनी भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी थी वो सारी की सारी सेटिस्फाई हो रही है, तो हम इजीली कह सकते हैं कि A इज द फोर्थ यंगेस्ट इन द ग्रुप, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है. सो आवर आंसर इज बी, A. नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो देयर आर 5 गर्ल्स जिन्होंने नए पेन्स खरीदे हैं अलग अलग कॉस्ट के, राइट. अर्पिता's पेन इज कॉस्टलियर देन ओनली 2 पेन्स. अर्पिता का पेन सिर्फ 2 पेन से ज्यादा कॉस्टली है. द नंबर ऑफ पेन्स कॉस्टलियर देन लावण्या's पेन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पेन्स चीपर देन हेमा's पेन. जितने पेन लावण्या के पेन से कॉस्टली हैं उतने ही पेन हेमा के पेन से चीपर हैं. सो अगर लावण्या से एक पेन ज्यादा कॉस्टली है तो हेमा से भी एक पेन चीपर होगा. अगर लावण्या से 2 पेन ज्यादा कॉस्टली हैं तो हेमा से भी 2 पेन चीपर होंगे. दिस इज व्हाट दिस क्वेश्चन इज सेइंग. मंजू's पेन इज कॉस्टलियर देन लावण्या's पेन. मंजू का पेन लावण्या के पेन से ज्यादा कॉस्टली है और लावण्या का पेन इज नॉट द चीपेस्ट. लावण्या का पेन सबसे चीप नहीं है, सबसे सस्ता नहीं है. देन whose पेन इज द चीपेस्ट? किसका पेन सबसे चीप है? सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम. 5 लोग हैं, हम पांचों के लिए एक एक बॉक्स बना देंगे. टोटल 5 बॉक्स बने. एक सिंगल रो टेबल बनाई हमने और ये कॉस्ट के बेसिस पे टेबल है. सबसे कॉस्टली पेन हम लेफ्ट में रखेंगे और सबसे चीप पेन हम राइट में लेके जाएंगे. 5 लोग हैं, पांचों का हम नाम उनके इनिशियल से रिप्रेजेंट करेंगे सो दैट इट इज इजियर. हम बॉक्सेस में पूरे पूरे नाम नहीं लिखेंगे, सिर्फ उनके इनिशियल्स लिखेंगे, A, N, L, M and H. पहली इंफॉर्मेशन है कि A's पेन इज कॉस्टलियर देन ओनली 2 पेन्स. A का पेन सिर्फ 2 पेन से ज्यादा कॉस्टली है, विच मींस A इस बॉक्स में फिट होगा क्योंकि A का पेन 2 पेनों से ज्यादा कॉस्टली है. तो इन दोनों पेन से ज्यादा कॉस्टली है A का पेन, राइट. सो अगर सिर्फ 2 पेन से ज्यादा कॉस्टली है तो वो इसके और इससे कॉस्टली है और वो यहां आके फिट होगा. A की और कोई पोजीशन नहीं बनती, पोजीशन यहां पे फिट होती है. Next information is number of pens costlier than Lavanya's pen is equal to number of pens cheaper than Hema's pen. इस इंफॉर्मेशन को अभी हम आगे यूज करेंगे. सो अगर कोई इंफॉर्मेशन आप इमीडिएटली यूज नहीं कर पा रहे हैं तो आप आगे बढ़िए. लेट्स सी कि हम आगे की इंफॉर्मेशन यूज कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं. नाउ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज कि मंजू's पेन इज कॉस्टलियर देन लावण्या's पेन. मंजू का पेन लावण्या से ज्यादा एक्सपेंसिव है. इट ऑल्सो मीन्स कि लावण्या का पेन सबसे कॉस्टली नहीं है, क्योंकि मंजू का पेन उससे कॉस्टली है तो लावण्या सबसे एक्सपेंसिव तो नहीं है. लावण्या के पास सबसे एक्सपेंसिव पेन तो नहीं है बिकॉज मंजू का पेन एटलीस्ट उससे कॉस्टली है. तो इस इंफॉर्मेशन से हम ये कर सकते हैं कि फर्स्ट बॉक्स में लावण्या नहीं आएगी क्योंकि लावण्या का पेन सबसे कॉस्टली नहीं है. नाउ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन विच इज गिवन इज लावण्या का पेन सबसे चीपेस्ट भी नहीं है. तो इट मींस लास्ट बॉक्स में भी लावण्या नहीं आएगी, राइट. नाउ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन विच इज गिवन इज सो ओके, लावण्या अगर इन दोनों बॉक्सेस में नहीं आ सकती तो लावण्या कहां आएगी? लावण्या के लिए अब सिर्फ ये 2 ही बॉक्स बचे थे. सो हमने ये देखा कि यहां पर अगर हम लावण्या को फिट करते हैं तो क्या होता है. इसके बाद हम देखेंगे कि यहां पर लावण्या को फिट करते हैं तो क्या होता है. लेकिन लेट्स सी अगर लावण्या को हम सेकंड बॉक्स में रखते हैं तो क्या होता है. नाउ द इंफॉर्मेशन इज गिवन नंबर ऑफ पेन्स कॉस्टलियर देन लावण्या's पेन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेन्स चीपर देन हेमा's पेन. तो लावण्या से जितने पेन कॉस्टली हैं उतने ही हेमा से चीपर भी हैं. सो अब अगर हमने लावण्या को सेकंड बॉक्स में फिट किया तो 1 पेन इज कॉस्टलियर देन लावण्या. तो इन दिस केस एक ही पेन है जो लावण्या से कॉस्टली है, वो यहां आएगा. तो इसका मतलब है कि हेमा से भी एक ही पेन चीपर हो सकता है. सो हेमा की पोजीशन ऑटोमेटिकली यहां आएगी क्योंकि अब एक पेन उससे चीपर हो गया, राइट. सो एक पेन चीपर होना चाहिए हेमा से, तो हेमा को हम यहां फिल करेंगे. नाउ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन विच इज गिवन इज M's पेन मंजू's पेन इज कॉस्टलियर देन लावण्या's पेन. तो अगर मंजू का पेन लावण्या से कॉस्टली है तो लावण्या से पहले आएगा मंजू का पेन, राइट. मंजू को फर्स्ट बॉक्स में हमें फिट करना होगा बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन. अब अगर हमने ये सारी चीजें फिट की तो एक बॉक्स बचा और सिर्फ नेहा बची जिसको हमने अभी तक कोई एलोकेशन नहीं दिया है. तो लास्ट बॉक्स में नेहा आएगी. इट मींस ये पांचों बॉक्सेस हमने फिल कर दिए बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन.
लेकिन रिमेंबर हमने लावण्या को सेकंड बॉक्स में फिट किया था, वो यहां पे भी फिट हो सकती थी। वो अब हम ट्राई करते हैं कि अगर हम लावण्या को थर्ड बॉक्स में फिट करते तो क्या होता। सो लेट्स से हमने लावण्या को थर्ड बॉक्स में अलॉट किया, देन व्हाट हैपेंस, क्या किस तरह से सीक्वेंसिंग होती है। अगेन इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है कि नंबर ऑफ पेन्स कॉस्टलियर देन लावण्या's पेन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेन्स चीपर देन हेमा's पेन, राइट। सो अब यहां पर लावण्या से कितने कॉस्टली पेन है, 1 2 एंड 3, देयर आर 3 कॉस्टली पेन्स देन लावण्या, 1 2 एंड 3, ये तीनों पेन्स लावण्या से कॉस्टली हैं। सो हेमा से भी 3 पेन चीप होने चाहिए, तो हेमा यहां फिट होगी ताकि उससे 1 2 एंड 3 ये 3 पेन चीपर हो जाएं हेमा से, राइट। नाउ फर्स्ट एंड लास्ट बॉक्सेस आर स्टिल लेफ्ट। अगेन वी विल यूज द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन कि एम का पेन लावण्या से ज्यादा कॉस्टली है, मंजू का पेन लावण्या से ज्यादा कॉस्टली है। सो बेस्ड ऑन दिस हम मंजू को यहां फिट कर सकते हैं, मंजू यहां नहीं आ सकती, अदरवाइज उसका पेन लावण्या से चीपर हो जाएगा। तो अगर मंजू का पेन लावण्या से कॉस्टली है तो वो लावण्या से पहले और इस बॉक्स में फिट होगी। अगेन ओनली वन बॉक्स इज लेफ्ट एंड वन पर्सन इज लेफ्ट विच इज नेहा, तो हम नेहा को लास्ट बॉक्स में फिट करेंगे। अब इन दोनों ही ऑप्शंस में नेहा का पेन सबसे चीप है, राइट। नेहा's pen is the cheapest, और आपसे पूछा यही गया है कि whose pen is the cheapest. So we will write in both the case N's pen is the cheapest, Neha's pen is the cheapest. So our answer would be A, Neha. Okay, now there are some other kind of problems also which appear in the competitive exams in logical reasoning section. तो अब हम देखते हैं और क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो देयर कैन बी प्रॉब्लम्स जो कि मैट्रिक्स बेस्ड होती हैं, जिसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन दी होती है और काफी सारे पैरामीटर्स भी दिए होते हैं। सो आई विल जस्ट डेमोन्स्ट्रेट वन एग्जांपल हियर एंड देन हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम टिपिकली एक टेबल बनाते हैं विद मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स। सो जैसे एक ये टेबल हमने बनाई है कि ए बी सी डी 4 लोग हैं, उनकी रैंक है 1 2 3 4। इसी तरह से कुछ और भी इंफॉर्मेशन हो सकती है बेस्ड ऑन विच टेबल कैन बी मेड। एक एग्जांपल के लिए हमने टेबल ली है, एबीसीडी 4 लोग हैं और उनको हमें रैंक के हिसाब से, लेट्स से क्लास में रैंक या उनकी हाइट के हिसाब से, रैंक के हिसाब से हमें एलोकेट करना है। नाउ ईच बॉक्स ऑफ द टेबल इज अगेन फिल्ड बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन। सो लेट्स से ये इंफॉर्मेशन दी हुई है कि सी इज रैंक 2, बी की रैंक 1 नहीं है, डी की रैंक 4 है, तो ये हम फिल करेंगे इस तरह से। Now based on this, typically when one box of the table is filled, other boxes of that row and column can be struck out. तो अगर हमने ये वाला कॉलम फिल किया बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन कि सी की रैंक 2 है, तो बाकी किसी की रैंक 2 नहीं हो सकती। सो ए बी और डी की रैंक 2 नहीं हो सकती। सिमिलरली अगर सी की रैंक 2 है तो सी की रैंक 1 3 और 4 नहीं हो सकती, तो हम बाकी के भी क्रॉस कर देंगे। इसी तरह से हम लास्ट कॉलम को भी क्रॉस आउट कर सकते हैं, बचे हुए कॉलम्स क्रॉस करके, एंड देन वी कैन फिल रेस्ट ऑफ द टेबल। सो वी विल सॉल्व वन सच क्वेश्चन इन सब्सिक्वेंट स्लाइड्स। नाउ समटाइम्स ऑल द बॉक्सेस कैन नॉट बी फिल्ड। अगेन बेस्ड ऑन गिवन इंफॉर्मेशन हम हो सकता है सारे बॉक्सेस को ना फिल कर पाए, और स्टिल मे बी वी कैन आंसर द क्वेश्चन और मे बी वी कैन नॉट आंसर द क्वेश्चन, राइट। सो लेट्स लुक एट सम ऑफ द प्रॉब्लम्स। नाउ there are 3 persons, अक्षय, अनुज एंड आकाश, और उनको 3 पैरामीटर्स के बेसिस पे रैंक दी हुई है, हाइट, वेट एंड एज। उनकी हाइट के बेसिस पे, उनके वेट के बेसिस पे और उनकी एज के बेसिस पे उनकी रैंक दी हुई है। नाउ नन ऑफ देम गॉट द सेम रैंक इन एनी 2 पैरामीटर्स। किसी को भी सेम रैंक नहीं मिली है किन्हीं भी 2 पैरामीटर्स पे, विच मींस अगर किसी की हाइट सबसे ज्यादा है तो उसका वेट सबसे ज्यादा नहीं है, ना उसकी एज सबसे ज्यादा है। अगर किसी की हाइट नंबर 2 पे है तो उसका वेट और एज नंबर 2 पे नहीं होगा। तो किसी को भी सेम रैंक नहीं मिली है 2 पैरामीटर्स में। इसके अलावा और भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो अब हम इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट। सो यहां पर सबसे पहले हाइट, सबसे पहली इंफॉर्मेशन दी हुई है कि अक्षय इज टॉलर देन आकाश। अक्षय आकाश से टॉल है, लंबा है। सो वी विल रिप्रेजेंट इट एज अक्षय ग्रेटर देन आकाश। अब यहां पर हम इनिशियल्स यूज नहीं कर सकते क्योंकि तीनों के इनिशियल सेम है ए, तो हम इनिशियल्स यूज नहीं कर रहे हैं, हम पूरा नाम यूज कर रहे हैं।
So Akshay is greater than Akash based on the first information which is given. साथ ही ये भी पहली इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है कि अक्षय इज लाइटर देन अनुज. सो अक्षय इज टॉलर देन आकाश एंड लाइटर देन अनुज. तो अगर वो अनुज से हल्का है तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे इन वेट अक्षय इज लेस देन अनुज. अक्षय अनुज से हल्का है. सेकेंड इंफॉर्मेशन जो सेकेंड लाइन दी हुई है कि आकाश इज ओल्डर देन अनुज. इट मींस आकाश अनुज से एज में बड़ा है. सो वी विल राइट आकाश इज ग्रेटर देन अनुज इन एज सेक्शन. ये हमें सेकेंड इंफॉर्मेशन सेकेंड लाइन से या सेकेंड इंफॉर्मेशन से पता चल रहा है. इसके अलावा ये भी बताया है कि सेकेंड इंफॉर्मेशन में अनुज इज शॉर्टर देन अक्षय. तो हम यहां लिखेंगे अनुज लेस देन अक्षय. राइट नाउ एक और इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है कि नन ऑफ देम गॉट द सेम रैंक. किसी को भी सेम रैंक नहीं मिली है दो पैरामीटर्स में. अब इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हम एक टेबल बनाते हैं और उसको फिल करते हैं. सो अक्षय, अनुज और आकाश को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिया और हमने टॉप रो में हाइट, वेट और एज लिए. सो नाउ लेट्स स्टार्ट फिलिंग द बॉक्सेस ऑफ दिस टेबल. सो पहली इंफॉर्मेशन है कि अक्षय इज ग्रेटर देन आकाश एंड अक्षय इज ऑल्सो ग्रेटर देन अनुज. सो अक्षय सबसे बड़ा है. इट मींस अक्षय की हाइट सबसे ज्यादा है. तो अक्षय को हम नंबर 1 हाइट पे रखेंगे. इसके बाद में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो हमें दी हुई है कि नाउ ऑफ कोर्स अगर अक्षय की हाइट सबसे ज्यादा है तो अक्षय वेट और एज में रैंक 2 या 3 होगा, रैंक 1 नहीं हो सकता. तो वेट में या तो वो सेकंड थर्ड होगा, ऐसी एज में भी या वो सेकंड और थर्ड ही हो सकता है. राइट नाउ एज में दिया हुआ है कि आकाश इज ग्रेटर देन अनुज. तो आकाश अनुज से बड़ा है. अब एज में या तो अनुज रैंक 1 होगा या आकाश रैंक 1 होगा. राइट क्योंकि अक्षय ऑलरेडी हाइट में रैंक 1 है तो अनुज और आकाश में से कोई एक एज में रैंक 1 होता. अब उन दोनों में भी अगर आकाश बड़ा है तो आकाश को ही रैंक 1 होना पड़ेगा. राइट आकाश इज ग्रेटर देन अनुज इन एज. सो आकाश हैज टू बी रैंक 1 क्योंकि इन दोनों में से ही एक रैंक 1 होना था. नाउ जब हमने ये देखा कि इसको हाइट में रैंक 1 मिल गई है, इसको एज में रैंक 1 मिल गई है आकाश को, तो अनुज इज द ओनली वन लेफ्ट. तो उसको वेट में रैंक 1 मिलेगी क्योंकि अनुज ही एक बचा है जिसको कोई रैंक 1 नहीं मिली है. तो वो वेट में रैंक 1 मिलेगी उसको क्योंकि सबकी अलग अलग रैंक्स आई है हर पैरामीटर में. नाउ अगर हम पहला क्वेश्चन देखें कि हु इज द ओल्डेस्ट, तो बेस्ड ऑन दिस टेबल इटसेल्फ हम बता सकते हैं कि आकाश सबसे बड़ा है. राइट आकाश एज में रैंक 1 है तो आकाश इज द ओल्डेस्ट. What is the next question? Who is the tallest? Right? So tallest यहाँ पर अक्षय है. हाइट में नंबर 1 is अक्षय. So our answer would be C अक्षय. अब थर्ड क्वेश्चन में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है जिसके बेसिस पे हम इस टेबल को फिल करेंगे. थर्ड क्वेश्चन में दिया है इफ अक्षय इज ओल्डर देन अनुज. अगर अक्षय अनुज से एज में बड़ा है तो हु इज द सेकेंड हैवीएस्ट. तो सेकेंड हैवीएस्ट कौन है? तो हम इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं कि अक्षय इज ओल्डर देन अनुज. तो अगर अक्षय अनुज से बड़ा है तो अक्षय यहां पर रैंक 2 हो जाएगा एज में. सो अक्षय और अनुज में से कोई एक रैंक 2 एक रैंक 3 होता. सो अक्षय यहां पर रैंक 2 होगा क्योंकि अक्षय बड़ा है अनुज से. सो ऑटोमेटिकली अनुज रैंक 3 हो जाएगा. राइट अनुज की रैंक 3 होगी और अक्षय की रैंक 2 होगी. अब इस बेसिस पे जब ये अक्षय की हाइट में रैंक 1 है और एज में रैंक 2 है तो ऑटोमेटिकली वेट उसमें उसकी रैंक 3 हो जाएगी. तो अक्षय को तीनों रैंक्स एक एक पैरामीटर में मिल गई. और बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन वेट में रैंक 1 और 3 अलॉट हो गई हैं. खाली आकाश बचा था तो उस आकाश को हम रैंक 2 दे देंगे. नाउ बेस्ड ऑन दिस वी कैन सेफली आंसर दैट हु इज द सेकंड हैवीएस्ट. आकाश. आकाश इज द सेकंड हैवीएस्ट. सो वो वेट में नंबर 2 है आकाश. सो आवर आंसर इज ए आकाश. Now let's look at the next question. So there are 4 racers A, B, C and D जो एक कार रेस में पार्टिसिपेट करते हैं और उनकी कार्स हैं डस्टर, इंडिगो, hyundai एंड सेंट्रो. जरूरी नहीं है कि A, B, C, D की कार्स डस्टर, इंडिगो, hyundai और सेंट्रो इसी ऑर्डर में हो. वो किसी भी ऑर्डर में हो सकती हैं. Now we also know some additional information that C's car is Indigo but वो फर्स्ट नहीं आया.
द पर्सन हुज कार इज Hyundai, जिसकी कार Hyundai है वो लास्ट आया है। पर्सन जिसकी कार डस्टर है वो सेकंड आया है बट वो बी नहीं है, और डी की कार सेंट्रो है। नाउ बेस्ड ऑन दीज इंफॉर्मेशंस लेट्स मेक अ टेबल एंड ट्राई टू फिल द बॉक्सेस इन दिस टेबल। सो हमने दिखाया है कि ए बी सी डी 4 रेसर्स हैं और उनकी चारों कार्स के हमने नाम फर्स्ट रो में लिख दिया है। अब हम देखते हैं कि किसकी कौन सी कार है। सो फर्स्ट इंफॉर्मेशन दी हुई है कि सी's कार इज इंडिगो। तो जब सी की कार इंडिगो है तो हम सी को सी के आगे और इंडिगो के नीचे टिक कर देंगे। सो सी और इंडिगो वाले बॉक्स में हम टिक करेंगे बिकॉज सी की कार इंडिगो है, राइट। इसके साथ में यह भी बताया हुआ है कि द पर्सन हुज कार इज डस्टर फिनिश्ड सेकंड बट ही इज नॉट बी। तो बी की कार डस्टर नहीं है, ये पक्की बात है कि बी की कार डस्टर नहीं है। तो हम बी और डस्टर के सामने क्रॉस करेंगे कि बी के पास डस्टर तो डेफिनेटली नहीं है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज बी's कार इज सेंट्रो। तो हम डी के आगे सेंट्रो को टिक कर देंगे। सो इन तीन फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ के बेसिस पे हमने ये फेल किया। अभी सेकेंड वाली इंफॉर्मेशन जो थी वो अभी हमने यूज नहीं करी है कहीं भी, हमने इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ये टेबल फिल करी है। नाउ एज वी डिस्कस्ड अर्लियर कि भाई अगर सी की कार इंडिगो है तो इंडिगो किसी और की कार नहीं हो सकती, तो ए बी और डी से हम क्रॉस आउट कर सकते हैं इंडिगो को, राइट। सिमिलरली अगर सेंट्रो डी की कार है तो सेंट्रो किसी ए बी और सी की कार नहीं हो सकती, तो वहां से हम क्रॉस आउट कर देंगे। तो इस बेसिस पे अगर बी के पास ना डस्टर हो सकती है, ना इंडिगो हो सकती है, ना सेंट्रो हो सकती है, तो खाली एक Hyundai का ही ऑप्शन बचा उसके पास, क्योंकि ये तीन बॉक्सेस ऑलरेडी क्रॉस आउट हो चुके थे। तो खाली एक Hyundai का ऑप्शन बता, तो बी के पास Hyundai है, राइट। नाउ सिमिलरली अब ए के पास खाली डस्टर का ऑप्शन बचा हुआ है, बाकी सारी कार्स ऑलरेडी अलॉट हो चुकी हैं, तो ए के पास डस्टर हो जाएगी, करेक्ट। नाउ इफ ए हैज गॉट डस्टर, तो डस्टर बाकी किसी के पास नहीं हो सकती। तो ये हमने पूरी टेबल फिल कर दी एंड वी हैव मैप्ड किसके पास कौन सी कार है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन। अब हमें उनकी रैंक्स डिटरमिन करनी है कि किसकी क्या रैंक है। सो अगर आप देखें तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन दी हुई है कि सी की कार इंडिगो है लेकिन वो फर्स्ट नहीं आया है। तो सी की कार इंडिगो है लेकिन वो फर्स्ट नहीं आया, तो हम फर्स्ट को क्रॉस कर देंगे कि फर्स्ट इज नॉट, हिज रैंक इज नॉट फर्स्ट, राइट। देन नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दी हुई है द पर्सन हुज कार इज Hyundai फिनिश्ड लास्ट। तो जिसकी कार Hyundai है वो लास्ट आया है, इट मींस बी लास्ट आया है, उसकी रैंक 4 होगी। सो देयर आर ओनली 4 पीपल हु आर रेसिंग, तो फोर्थ रैंक होगी Hyundai की, बी की। नाउ अनदर इंफॉर्मेशन व्हिच इज गिवन इज द पर्सन हुज कार इज डस्टर फिनिश्ड सेकंड। जिसकी कार डस्टर है वो सेकंड आया है, तो डस्टर को हम सेकंड रैंक दे देंगे, इट मींस ए को सेकंड रैंक मिल गई। अब एक ही रैंक, अब यहां पर 2 और 4 रैंक्स ऑलरेडी अलॉट हो चुकी हैं, 1 एंड 3 रैंक्स बची हुई हैं जिनको अलॉट करना है। अब इसको 1 नहीं मिल सकता, तो इसको नेचुरली 3 रैंक ही देनी पड़ेगी बिकॉज दीज आर द ओनली 2 रैंक्स लेफ्ट। तो उसकी थर्ड रैंक होगी, सी की रैंक थर्ड होगी। अब एक ही रैंक बची विच इज रैंक 1, वो हमें सेंट्रो को देनी होगी क्योंकि सेंट्रो ही बची है जिसकी कोई रैंक नहीं है, या डी ही बचा है जिसकी कोई रैंक नहीं है, तो उसको हम रैंक 1 देंगे। अब इस टेबल के बेसिस पे हम सारे आंसर्स देंगे। हु ओन्स Hyundai? आंसर इज बी, सो Hyundai इज ओन्ड बाय बी, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच पोजीशन डिड द पर्सन हु ओन्स सेंट्रो फिनिश। सो सेंट्रो वाला पर्सन किस पोजीशन पे फिनिश किया है? सो सेंट्रो ने रैंक 1 पे फिनिश किया है, सो आंसर इज फर्स्ट, ए फर्स्ट। विच कार डज ए ओन? ए कौन सी कार ओन करता है? डस्टर ओन करता है, so answer would be B, duster. So this is all about today's topic. So if you practice more and more questions of logical reasoning, then you can really do well because these questions are not very tough, बहुत ज्यादा tough नहीं होते, बस आपको थोड़ा ध्यान से questions को पढ़ना है और systematically हर information को use करना है to solve the questions, right? So that is all for this video. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज प्रेस सब्सक्राइब बटन गिवन बिलो दिस वीडियो। आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए ताकि नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। थैंक यू।